नमस्कार बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली न्यूज़ और करंट अफेयर्स को देखते हैं जो 2 जून है आज। तो देखिए सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो कल भी हम लोग ने डिस्कस करी थी। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे एंटी टोबैको वार्निंग्स की बात करी गई है, उसको बढ़ा दिया गया है। और अब आप देखेंगे कोई भी मान लीजिए टोबैको से रिलेटेड सीन आता है तो उसमें ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होगा और वाइट कलर के उसमें कुछ लिखा रहेगा टोबैको से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कैसे किया गया है, किस नियम के तहत किया गया है? तो सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है जिसको सोटपा कहते हैं, 2004 में आया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोटपा जो है ये कब आया था, तो याद रखिएगा 2004 का एक्ट है। इसके बाद आते हैं एल्स्टॉम की बात करी गई है। फ्रेंच कंपनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम। अब इसको कहा गया है मैन्युफैक्चर करेगी 100 एल्युमिनियम बॉडीड वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये समझ सकते हैं आप कि वंदे भारत ट्रेन को नहीं मैन्युफैक्चर करेगी, उसकी एल्युमिनियम जो बॉडी है उसको मैन्युफैक्चर करने की यहाँ पर बात मेनली हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं एक बहुत ही बेकार घटना है, बहुत ही खराब घटना है, और वो ये है कि आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया कर्नाटक में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि जो इसमें पायलट था वो बच गया, इजेक्ट कर गया, बाहर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। अगली इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि जो यूनियन कैबिनेट है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम स्टार्ट करी है जिसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट को क्रिएट किया जा रहा है। मतलब जो ग्रेन स्टोरेज होता है उसके लिए सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज भारत में होने जा रहा है। तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इसके लिए सेटअप हो गई थी और इसने अप्रूव कर दिया है कि ये सेटअप किया जाएगा। इसके लिए 100 लाख करोड़ इसमें दे भी दिए गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे इसके बारे में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे इसी में। इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है महाराष्ट्र से। इसमें क्या कहा गया कि जो अहमदनगर सिटी है उसका नाम बदल दिया गया है और नाम क्या रख दिया गया, अहिल्या नगर रख दिया गया। अहिल्या कौन है, तो अहिल्या मराठा की एक क्वीन है जिनका नाम है अहिल्या बाई होलकर, तो उनके नाम पे अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या नगर रख दिया गया है। और याद रखिएगा कभी भी कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी का भी नाम चेंज करती है, किसी सिटी का नाम चेंज करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो 5 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली खर्च होता है केवल एक नाम चेंज करने में। ठीक है, स्टेट का। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्रोथ देखी गई है इस बार, वो 7.2% की देखी गई है और ये स्टैट्स मिनिस्ट्री का है। ठीक है, मतलब ये जो स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं, जो 7.2% आप देख रहे हैं, तो एक कोई प्राइवेट संस्था ने नहीं बताया, सरकार खुद बता रही है। इसके बाद देखते हैं दुबई में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हुई है, बहुत ही ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाली चीज स्टार्ट हो गई है। और वो ये है कि ट्रायल होने लग गया है मेडिकेशन डिलीवरी, मतलब जो मेडिकल की डिलीवरी होगी, जो दवाइयों की डिलीवरी होगी वो ड्रोन से होगी दुबई में, और इसका जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो गया है। मेनली अगर आप देखेंगे इसमें 2 टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, पहली कोलिजन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी और दूसरा रियल टाइम मॉनिटरिंग। ये 2 चीजें यूज करके ये डिलीवरी आसानी से करा दी जाएगी। इसके बाद आते हैं इंडिया और वियतनाम में थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मैरीटाइम, मतलब आप समझ रहे होंगे नेवल से रिलेटेड है, तो उसकी जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड बाइलेटरल टॉक्स हुए हैं दिल्ली में। इसके बाद आते हैं आईआईटी का पहला जो बाहर में कैंपस खोला गया है, ओवरसीज कैंपस जो पहला खोला गया है वो कहाँ खोला गया है, तंजानिया में खोला गया है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसका नाम है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो 22वीं समिट हुई है एससीओ की, वो कहाँ होनी थी, इंडिया में होनी थी। ठीक है, और ये कौन चेयर करेगा, 4 जुलाई को होगी, और ये कौन चेयर करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर करेंगे। एससीओ क्या होता है, एससीओ का इस बार की चेयरमैनशिप भारत के पास है। एससीओ का मतलब होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट जो होने वाली है 4 जुलाई को होगी और मोदी जी इसको चेयर करेंगे। इसके बाद आते हैं, देखिए अभी हम लोग ने देखा था 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम को लेके, और एक कोऑपरेटिव सेक्टर मेनली इसको चलाएगा। जैसे अमूल आप जानते होंगे कोऑपरेटिव सेक्टर है, इसी तरीके से इसके लिए भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स खुलेंगे और 1 लाख करोड़ उसके लिए सैंक्शन कर दिए गए हैं। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एलियन प्लैनेट डिस्कवर किया गया, भारत ने डिस्कवर किया है, और ये 13 गुना बड़ा है किससे, जुपिटर से। बहुत दूर है, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कवर किया, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, पुराने किले में आपको पता होगा एक्सकेवेशन हुआ है, और वहां पर एक्सकेवेशन में बहुत सारी चीजें पाई गई हैं जो बताया जा रहा है कि प्री मॉडर्न एरा की है, मतलब मौर्य काल से भी पुरानी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फ्रांस, एक पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने कुछ बैन कर दिया है। क्या बैन किया कर दिया है, जो पास की फ्लाइट्स होती है, मतलब जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, मेनली 2 से ढाई घंटे की जो फ्लाइट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए लखनऊ से आपको दिल्ली तक जाना है तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो ऐसी फ्लाइट्स जो 2 से ढाई घंटे में खत्म हो जाती है, ऐसी फ्लाइट्स को फ्रांस ने बैन कर दिया है। और क्यों बैन किया है, तो जो कार्बन एमिशन होता है उसको मेनली रिड्यूस करने के लिए बैन किया है। वो ये चाहती है कि ये जो भी फ्लाइट्स में
जाते हैं तो फ्लाइट की जगह ट्रेन में जाएं, ट्रेन की जर्नी भी वहाँ बहुत अच्छी है, कम टाइम में ही होती है, तो ट्रेन के थ्रू हो जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो ट्रेन के थ्रू नहीं जाएंगे, हो सकता है कि जो कार का यूसेज है फ्रांस में इसी कारण बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सब अलग बातें हैं, लेकिन क्या हुआ है फ्रांस में इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी हम लोग ने एक्सकेवेशन के बारे में देखा था कि दिल्ली का जो पुराना किला ओल्ड फोर्ट है वहाँ पर एक्सकेवेशन चल रहा है, और एक्सकेवेशन में बहुत सारी चीज़ें प्री मॉडर्न एरा की पाई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग को एक क्रोनोलॉजी पता चल सकती है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो किस तरीके से हुई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, क्योंकि ये जो अगर आप देखेंगे एक्सकेवेशन हो रहा है, ये जो पुरानी सिटी थी इंद्रप्रस्थ की, इंद्रप्रस्थ आपको पता होगा कि भारत में इंद्रप्रस्थ के बारे में बहुत चर्चा करी गई है, तो वहीं पे एक्सकेवेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी कुछ साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, एक एंटीबायोटिक की बात यहाँ पर करी आ रही है कि एक एंटीबायोटिक खोजी गई जिसका नाम है एबोसिन। ठीक है, एबोसिन एंटीबायोटिक है और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा कारगर है किसके लिए, एसिनेटोबैक्टर बाउमनी बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है एसिटोबैक्टर बाउमनी बैक्टीरिया, इसके लिए एक एंटीबायोटिक खोजी गई जिसका नाम है एबोसिन। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्राफीन से रिलेटेड, देखिए बात करी आ रही है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राफीन होता क्या है, तो ये नैनो पार्टिकल है या नैनो मटेरियल है किसका, कार्बन का। ठीक है, तो इंडिया को कैचअप करना है, कैचअप का मतलब ये कह सकते हैं कि इसको प्रमोट करने की बात करी आ रही है, अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करी आ रही है। ये ग्राफीन होता क्या है, तो एक एटम का थिक है, मतलब बहुत पतला सा एक कह सकते हैं कि कार्बन का अरेंज्ड स्ट्रक्चर होता है ग्राफीन। और इसमें होता क्या है कि ये इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और सबसे ज़्यादा कंडक्टिव है। जैसे आपको पता होगा दो तरीके के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, एक नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टर है वो क्या है, ग्राफीन है। अब ग्राफीन कार्बन का है, तो कार्बन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ग्रेफाइट की तरीके का होगा, नाम से पता चल रहा है ग्राफीन, तो इसमें ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए क्या है, कंडक्टिव है। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, इम्परमिएबल टू गैस भी, मतलब गैस भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी बात है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी स्टार्ट हुई है कि जो इंडिया की पहली फैसिलिटी है किस चीज़ की, तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करने की फैसिलिटी कहाँ स्टार्ट हुई है, तो विशाखापट्टनम में स्टार्ट करी गई है, याद रखिएगा विशाखापट्टनम में स्टार्ट करी गई है। अब ये रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, तो रेयर अर्थ मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट में पाए तो जाएंगे लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाएंगे। अब ये परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट ये होते हैं जिनको एक बार अगर मैग्नेटाइज कर दिया तो उनमें मैग्नेटिज्म बहुत दिनों तक बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो मेनली ये बता रही है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, और मेनली बूढ़े नहीं भी होते हैं, तो मान लीजिए उनके ब्रेन में थोड़ी सी कमी आ जाती है, उनको चीज़ें याद नहीं रहती है या भूलने की आदत हो जाती है, तो वो क्यों होता है, तो उसके लिए फ्लेवेनॉइड्स की कमी हो जाती है शरीर में, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, फ्लेवेनॉइड्स क्या होते हैं, तो फ्लेवेनॉइड्स मेनली ऐसे कुछ केमिकल्स आप कह सकते हैं, ऐसे प्लांट केमिकल्स होते हैं जो कुछ जो सारे के सारे फ्रूट या वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। मेनली अगर आप देखेंगे तो जैसे चाय हो गई, ठीक है, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, तो उनमें भी ये फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं चाय और कॉफ़ी पीना खराब नहीं है, ठीक चीज़ है, तो बिल्कुल पिया करिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स जैसे बताए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब बैक्टीरिया नहीं जमेगा, ठीक है, नहीं आएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इन इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट देखा था कि एक जुपिटर से 13 गुना साइज का एक एक्सो प्लैनेट, मतलब बाहरी एक प्लैनेट ढूंढा गया है भारत के द्वारा। और मेनली आपको समझना क्या है कि ये कैसे ढूंढा गया है, तो पारस जो है, अब ये पारस है क्या, तो पारस इंडिजीनियसली मेड एक स्पेक्ट्रोग्राफ है, और इसका नाम अगर पूरा देखेंगे तो PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी, ये आपका एक स्पेक्ट्रोग्राफ है। ठीक है, अबू स्काई रिसर्च स्पेक्ट्रोग्राफर, मेनली कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये माउंट आबू में लोकेटेड है, जो कि एक 1.2 मीटर का टेलीस्कोप है। तो देखिए इसके बाद पीआईबी स्पेशल देखते हैं। अभी तक हम लोग ने सारी बातें देख ली हैं। पीआईबी स्पेशल में हम लोग मेनली जो पीआईबी से रिलेटेड न्यूज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट हुई हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, वो भारत में विजिट किए हैं और मेनली उनको प्रेसिडेंट से मुलाकात उनकी हुई है। तो यहाँ पर क्या क्या चर्चा हुई है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की बात करी जा रही है। और ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि जो नए प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के, उनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, तो प्रचंड से याद रख लीजिए, प्रचंड से याद करना आसान है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन है, प्रचंड है।
ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। तो एम्स नागपुर पहला एम्स बना है जिसको एनएबीएच का एक्रेडिटेशन दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा एम्स है जिसको एनएबीएच का एक्रेडिटेशन रिसेंटली मिला है, तो एम्स नागपुर याद रखिएगा, और ये पहला एम्स है पूरे भारत का। इसके बाद आते हैं, अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है, मतलब एक तरीके से ट्रायल इसका किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ से किया गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, वहां से इसका ट्रायल किया गया है। इसकी खासियत क्या है इस बैलिस्टिक मिसाइल की, तो खासियत ये है कि ये टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है बहुत ही हाई प्रेसिशन के साथ, मतलब बिल्कुल सटीक निशाना लगता है, कोई भी चूक इसमें नहीं होती है। इसके बाद आते हैं, देखिए इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में बात करी गई है कि इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर बात करी जा रही है, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग की इम्प्लीमेंटेशन की बात यहाँ करी जा रही है। इसके लिए 2 दिन की कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप को भी ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, जो 60 मेंटर्स को मेनली एक तरीके से यहाँ पर कैपेसिटी बिल्ड करी जाएगी। अब ये है क्या, इसके बारे में जानना जरूरी है। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग है क्या, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद वो घर पे बैठ जाते हैं। तो अच्छा ये है कि वो मेंटरशिप करें, किसको, स्कूल टीचर्स को गाइड करें। अब स्कूल टीचर्स को गाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा स्कूल टीचर्स का, तो इसलिए मेन बात करी जा रही है, तो इसीलिए कहा गया नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। इसके बाद जो अगली इंफॉर्मेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, और ये क्या ऑर्गेनाइज कर रही है, तो जन भागीदारी इवेंट को ये ऑर्गेनाइज कर रही हैं। ठीक है, अब मेनली ये जो इवेंट है वो एक अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम है। अवेयरनेस को क्रिएट करने की बात करी जा रही है। अवेयरनेस किससे रिलेटेड, G20 से रिलेटेड। आपको पता होगा इस बार प्रेसिडेंसी G20 की भारत के पास है। एनईपी मतलब हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इससे रिलेटेड बात। और FLN, अब ये FLN क्या है, तो फाइनेंशियल एंड न्यू जो नंबर की लिटरेसी होती है, तो फाइनेंशियल नंबर लिटरेसी मेनली होती है, तो इसमें फाइनेंस और नंबर से रिलेटेड जो भी लिटरेसी है उसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। तो मनसुख मांडविया जो है ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, अब इन्होंने भी कुछ किया है। तो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक ट्रेनिंग सेंटर एक तरीके से कह सकते हैं सेटअप किया गया है। किस चीज़ के लिए, फूड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप हुआ है। मेनली पूछाएगा कहाँ सेटअप हुआ है, तो याद रखिएगा गाजियाबाद में इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम आई थी जिसका नाम था गोबर धन। ठीक है, अब ये गोबर, आपको पता होगा गोबर क्या होता है, जो एक्सक्रीटा निकलता है, ठीक है, गाय का मेनली, बैल का, भैंस का, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करी आ रही है। तो इसके लिए गोबर धन की बात करिए। अब यहाँ पे गोबर गैस निकलती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक स्टार्ट किया गया है, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है। अब मेनली इसमें कहा क्या गया है, इसमें मेनली ये कहा गया है कि जो भी लोग ऐसा गोबर धन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि गोबर गैस क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, प्राइवेट इंडिविजुअल हो, या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, तो उनको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। ठीक है, अब रजिस्टर करना होगा, उसके लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिया गया पूरे भारत में, जो कि एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं पहले क्या क्या है। तो वन स्टॉप रिपोजिटरी है, मतलब एक ही जगह पे रजिस्ट्रेशन करना है। मेनली जो बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट के भी लोग हो सकते हैं, कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं, प्राइवेट एंटिटी, मतलब किसी ने भी अगर सेटअप किया है बायोगैस प्लांट, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बायो CNG प्लांट, तो ऐसी कोई भी चीज़ सेटअप करी है तो उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने से होगा क्या कि उनको अगर किसी तरीके की सहायता की जरूरत होती है, बेनिफिट की जरूरत होती है मिनिस्ट्री से, तो मिनिस्ट्री उनको प्रोवाइड करेगी। अब मेनली ये क्यों किया जा रहा है, जिससे गोबर धन जो है, गोबर गैस जो है, जो बायोगैस है वो प्रमोट हो, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोग पेट्रोल का यूज़, LPG का यूज़, इन सब चीज़ों का यूज़ कम कर देंगे, और जब कम कर देंगे तो हमको बाहर से खरीदना कम पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, और खरीदना कम पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत उससे प्रोग्रेस कर सकता है। अब ये गोबर धन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रीकल्चरल धन। ठीक है, तो गोबर में जी क्या है आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो गैल्वेनाइजिंग है, तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन जो है ये आपका गोबर धन है। ठीक है, और ये इनिशिएटिव थी भारत सरकार की। मेनली इसमें क्या कहा गया, वेस्ट टू वेल्थ, आपको पता होगा गोबर एक तरीके का वेस्ट है और उसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात हुई है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है एक तरीके से रिसाइकलिंग करना। ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रमोट हो रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये सब बातें करी गई। कौन सी मिनिस्ट्री इसको चला रही है, तो 2 मिनिस्ट्री है मेनली यहाँ पर इसको चलाने वाली। पहली है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और दूसरी है जल शक्ति डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपको लिंक भी दी गई है, अगर मान ली कोई ऐसा है जो रजिस्टर करना चाहे तो रजिस्टर कर सकता है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें कहा गया है कि एनएचपीसी जो है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ यूसीएल जो है, उन लोग ने क्या किया है, एक पैक्ट को साइन किया है। फुखोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है, नेपाल में, और एनएचपीसी के साथ मिलके वीयूसीएल बनाएगा। तो वही यहाँ पर बात हो रही है। और इसका जो ये जो पैक्ट साइन हुआ है, किन दो के बीच में साइन हुआ है, तो जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके बीच में, और जो प्रधानमंत्री नेपाल के हैं पुष्प कमल प्रचंड, उनके बीच में इसको साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक ये कह सकते हैं कि डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट स्पीशी खोजी गई है। अब ये डेसिकेशन टॉलरेंट क्या होती है, तो डेसिकेशन टॉलरेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी प्लांट की स्पीशी है, एक ऐसा प्लांट का टाइप है जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब वो बिना वाटर के भी रह सकता है, ऐसा प्लांट खोजा गया है। और जैसे ही उसको थोड़ा सा पानी मिलता है वो अपने आप फिर से क्या हो जाता है, मतलब ऐसे कह सकते हैं रिवाइव हो जाता है फिर से। तो वही एक तरीके के स्पीशी यहाँ पर खोजी, और कहाँ पर खोजी गई है, तो वेस्टर्न घाट में इसको खोजा गया है। ठीक है, तो वही यहाँ पर देखिए बात कही गई है, एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, मतलब अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा, मतलब 95% पानी उसमें से गायब हो जाएगा, तब भी वो जो पेड़ है वो मरेगा नहीं, वो तब भी जिंदा रहेगा। और जैसे उसको थोड़ा सा पानी मिलता है फिर से क्या हो जाता है, रिवाइव हो जाता है। तो ऐसी एक इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं स्पीशी खोजी गई है वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखिए अगर ट्रॉपिकल रीजन बात की जाए तो ये ट्रॉपिकल रीजन में भी ऐसी स्पीशी पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, तो जो रॉक होते हैं बड़े बड़े, आपने पत्थर देखे होंगे, पत्थरों में से क्या होता है, कुछ पेड़ निकल आते हैं। तो वो जो पेड़ निकले हैं वो इसी के टाइप है, मतलब ये जो डेसिकेशन टॉलरेंट स्पीशी है उसी का एक तरीके का टाइप है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट से मिल पाया गया है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए अगली स्कीम क्या कह रही है, तो NIPCCD इसने ऑर्गेनाइज किया है क्या, एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है मिशन वात्सल्य के तहत। ठीक है, अब ये मिशन वात्सल्य में क्या क्या चीजें ये लोग मेनली देखने की बात कर रहे हैं कि ये जो थीम है उसकी क्या है इससे रिलेटेड। तो थीम मेनली ये है कि जो सर्विस डिलीवरी है उसको स्ट्रेंथन करने की बात करी जा रही है मिशन वात्सल्य में। ठीक है, मतलब जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, रिफ्रेशर नाम से पता चल रहा है कोई नई चीज आ रही है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल केयर की बात करी जा रही है, सर्विस इनकरेज की बात करी जा रही है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी जा रही है, ड्यूटी होल्डर जो है उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद आते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है जो बच्चों के लिए है, अटल टिंकर पेन्योर टू 2023। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। और मेनली जो AIM है वो, मतलब अटल इनोवेशन मिशन है, उसकी जो एजेंसी है वो कौन सी है, नीति आयोग है। एक बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि अटल इनोवेशन मिशन की जो नोडल एजेंसी है वो क्या है, तो वो है नीति आयोग। अब इसमें देखिए क्या किया जा रहा है, तो इसमें मेनली ये है कि एक ऑनलाइन आपकी वर्चुअल समर बूट कैंप होगा, एक समर कैंप होगा, और उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत सारी डिजिटल स्किल सिखाई जाएंगी जिससे वो लोग अपना ऑनलाइन वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मेनली पिछले साल अगर देखा जाए तो 5000 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 100 टीम्स ऐसी थी जिनको फंडिंग भी दी गई, जिनको इंटर्नशिप भी भारत सरकार ने दी थी। ठीक है, अब ये सारे के सारे स्कूल के बच्चों के लिए अलाउड है, चाहे वो जहाँ चाहे उनके स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब हो या ना हो। ठीक है, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की याद रखिएगा 5 जून है, 5 जून का एनवायरनमेंट डे भी है। और साथ ही साथ ये जो स्कीम चलेगी, मतलब ये जो पूरा ऑनलाइन एक तरीके से कह सकते हैं क्लासेस जो चलने वाली हैं वो 8 जून से मतलब एक तरीके से स्टार्ट होंगी, और कब एंड होंगी, 24 जुलाई को वो एंड होंगी। ठीक है, और एंट्रीज कब तक आप सबमिट कर सकते हैं, तो 6 अगस्त तक जो है वो एंट्रीज इसको सबमिट करी जा सकती हैं। यहाँ पर 6 अगस्त नहीं होगा, 6 जून होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर बताया गया था रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, तो 6 जून है, 5 जून है, अगर 6 अगस्त नहीं है तो 6 जून इसको समझ लीजिए। तो इस तरीके से आज के पूरे पूरे करंट अफेयर्स थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, टाइम नहीं बर्बाद करना। देखिए बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे आपको करंट अफेयर्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।